Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start a new lesson from your Footprints Without Feet book, Class 10 NCRT. The name of the chapter is The Midnight Visitor and it has been written by Robert Arthur. The story is about a secret agent Osable who has spent an evening with a writer named Fowler. Fowler expected that as he would be meeting a secret agent, there would be lot of adventure. But instead, he rather gets bored when he meets Osable, as the things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. How Osable gets rid of his unexpected guest proves his expertise as a secret agent. Now फाउलर पहली बार जब ऑसिबल को मिलता है, एक सीक्रेट एजेंट को मिलता है, तब वो बहुत हैरान हो जाता है। उसने काफी किताबें पढ़ी थी एंड उन किताबों के डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ऑसिबल उस डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं हो रहा था। फाउलर ऑसिबल के अपीयरेंस को एक सीक्रेट एजेंट के अपीयरेंस में इमेजिन नहीं कर पा रहा था। एक बार फाउलर ऑसिबल को मिलने उसके होटल रूम में आया था। इट वॉज अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। फाउलर ऑसिबल के पीछे पीछे उस मस्टी कॉरिडोर में से पास हो रहा था एंड फाउलर फेल्ट लेट डाउन। ही वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि फाउलर ने अपने दिमाग में सीक्रेट एजेंट की एक इमेज सेट की हुई थी। उस इमेज में तो ऑसिबल फिट नहीं हुआ एंड नाउ द होटल रूम जो मस्टी एंड ग्लूमी था, सो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। पॉसिबल उस होटल के जिस रूम में रहता था, इट वॉज ऑन द सिक्स्थ दैट इज टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। नाउ फाउलर ने जब उस रूम को देखा तो अगेन ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज द रूम वॉज स्कैर्सली अ रोमांटिक एडवेंचर। उसे कुछ मजा नहीं आया। एक जासूस के रूम में एंटर हो रहे हैं, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट उसे महसूस नहीं हुआ। रोमांटिक एडवेंचर यानी हमारे सपनों की दुनिया जहाँ सब कुछ अच्छा एंड ब्यूटीफुल होता है। सो अगेन फाउलर ने जिस तरह से सीक्रेट एजेंट्स के बारे में इमेजिन किया था, ऑसिबल का रूम भी उसमें फिट नहीं हो रहा था। ना ऑसिबल का अपीयरेंस कैसा था, तो ही वॉज फैट, वेरी फैट। ऑसिबल बॉस्टन से पेरिस 20 साल पहले आया था, बट आज भी इतने साल पेरिस में रहने के बावजूद वो अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं छोड़ पाया था। सो ऑसिबल जब भी फ्रेंच या जर्मन बोलता था तो ऑटोमेटिकली हमें वो अमेरिकन एक्सेंट सुनाई देता था। जैसे अगर हम देखें तो बंगालीज, साउथ इंडियंस या बिहारीज का हिंदी या इंग्लिश बोलने का एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही एक्सेंट होता है। फाउलर को देखकर ऑसिबल ने कहा कि तुम तो काफी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, क्योंकि तुम्हें कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, एक जासूस हूँ एंड मैं एस्पियोनेज में डील करता हूँ, मैं जासूसी करता हूँ एंड मैं खतरों से खेलता हूँ। बट ऐसा तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम मुझे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक यंग एंड रोमांटिक राइटर हो। तुमने मेरे बारे में काफी सारा इमेजिन कर लिया है। यू एनविजन्ड मी। तुमने मेरे बारे में सोच लिया कि मैं एक जासूस हूँ तो मैं बड़ा ही मिस्टीरियस पर्सन होऊंगा, मैं बड़ा ही सस्पेंस क्रिएट करने वाला पर्सन होगा। तुमने ये भी सोचा होगा कि मैं बंदूक चला रहा हूँ, आसपास ड्रग्स की डीलिंग हो रही होगी, लोग वाइन पी रहे होंगे, पर ऐसा तो तुम्हें कुछ दिखा नहीं। इंस्टेड तुम्हें एक मैले धुले फैट मैन के साथ एक छोटे से रूम में फ्रेंच म्यूजिक के साथ एक डल एंड बोरिंग इवनिंग स्पेंड करनी पड़ी। जैसा हमने फिल्मों में देखा होता है कि कोई ब्यूटीफुल डार्क आइड ब्यूटीज मेरे हाथ में चुपचाप कोई सीक्रेट मैसेज सरका देती है। इसके बदले तुमने देखा कि एक प्रोजाइक यानी ऑर्डिनरी फोन कॉल आता है एंड मैं खुद ही अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। ऑसिबल ने हंसते हुए कहा कि तुम बोर हो गए हो, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुमने जो मेरे बारे में सोचा था ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बट डोंट वरी, चीयर अप, तुम्हें अब कुछ थ्रिल एंड सस्पेंस देखने को मिलेगा। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए अपनी जान पर खतरा मोल लिया है। ये थ्रिल एंड सस्पेंस देखकर तुम्हें भी लगेगा कि मैं भी एक सीक्रेट एजेंट हूँ। फाउलर को खुश करने के लिए ऑसिबल उसे कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आने वाला है वो कुछ सालों में हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा। ये डॉक्यूमेंट एक हिस्टोरिकल मूवमेंट क्रिएट करेगा। अब तो एक सीक्रेट एजेंट वाला माहौल क्रिएट होने वाला है, कुछ ड्रामा एंड सस्पेंस होने वाला है। ऐसा कहते कहते ऑसिबल ने कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही रूम की लाइट्स ऑन की तो फाउलर को पहला एंड ओरिजिनल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ। उनसे थोड़े ही दूर एक आदमी अपने हाथ में एक छोटी सी बंदूक लेकर खड़ा था। नौ अचानक एक आदमी को बंदूक लेकर खड़े देख ऑसिबल तो एकदम हैरान रह गया। फिर उसने उसे पहचानते हुए कहा कि मैक्स,
तुम हो? यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट। मुझे लगा यू वर इन बर्लिन। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स, एक दुबला पतला सा एवरेज हाइट का चालाक, हमेशा गुस्से में रहने वाला, चेहरे पर एक फॉक्स की तरह कन्निंग एक्सप्रेशन वाला इंसान था। मैक्स के हाथ में गन ही एक खतरनाक चीज थी। उसके अलावा उससे कोई खतरा तो नहीं था। सो मैक्स ने धीरे से कहा, आई वॉन्ट द रिपोर्ट। आज रात मिसाइल से कंसर्न जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है, आई वॉन्ट दैट। मैक्स कहता है कि आई थॉट कि ये डॉक्यूमेंट्स तुमसे ज्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेंगे, एंड सो आई वॉन्ट इट। अब ऑसिबल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बिना बताए उसके घर में कोई आदमी घुस आया है। वो जाकर एक आर्म चेयर पर धम करके बैठ जाता है। आगे वो सीरियस होकर कहता है कि तुम शर्त लगा लो, मैं सच कह रहा हूँ। इस इश्यू के बारे में मैं होटल मैनेजमेंट से जरूर बात करूंगा। इस टॉपिक पर जरूर आवाज उठाऊंगा। इस महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में उस बालकनी में से घुस आया हो। तभी फाउलर की नजर रूम में जो एक ही विंडो थी उस पर पड़ती है। तभी मैक्स ने कहा, बालकनी? नो नो, आई हैव अ मास्टर की। मुझे बालकनी के बारे में तो पता ही नहीं था, अदरवाइज मैं वहीं से आता। मुझे नीचे रिसेप्शन से चाबी चुराने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। ये सुनकर ऑसिबल इरिटेट हो जाता है एंड कहता है कि इट्स नॉट माई बैल्कनी, ये साथ वाले कमरे की है। यू सी, ये एक बहुत बड़ा सा कमरा था एंड इस दरवाजे के उस पार वाला जो कमरा है वो लिविंग रूम था जिसमें बैल्कनी है। एंड उस बैल्कनी की खिड़की मेरे रूम में भी खुलती है। लोग वो 2 कमरे दूर वाले रूम की बैल्कनी में जाते हैं एंड उस बैल्कनी में से ट्रैवल करते हुए उस विंडो के थ्रू मेरे रूम में आराम से आ सकते हैं। एंड लास्ट मंथ इसी तरह से कोई मेरे कमरे में घुस आया था। जब मैनेजमेंट को इस बारे में मैंने कंप्लेंट की तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वे इस विंडो को बंद कर देंगे, बट दे हैवंट। अब मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा जो डर के मारे अकड़कर खड़ा था। मैक्स ने उसे अपनी बंदूक दिखाते हुए वहां से हिलने के लिए इशारा किया एंड कहा कि तुम दोनों बैठ जाओ। मुझे लगता है कि हमें उस डॉक्यूमेंट के लिए अभी हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा। ऑसिबल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई इस तरह से उसके रूम में घुसकर उससे उन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करे। सो वो बहुत इरिटेट होकर मैक्स को कहता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पहुंचने में अभी 30 नहीं 31 मिनट्स बाकी है, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट 12:30 को फिक्स हुई थी। आई विश कि आई न्यू कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज रात इतने बजे ये रिपोर्ट आने वाली है। तो वो लिटिल स्पाई इविली स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जैसे लोगों को ये रिपोर्ट मिलती कैसे है, बट डोंट वरी, आज रात मैं ये रिपोर्ट तुमसे ले लूंगा। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आता है एंड मैक्स कहता है, हु इज एट द डोर नाउ। अचानक दरवाजे पर नॉक सुनकर फाउलर घबरा कर जंप करता है, क्योंकि वो तो एक राइटर है एंड उसे नहीं पता कि इन सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया कैसी होती है। एंड ऑसिबल, वो तो एक पक्का एंड वेल ट्रेन्ड सीक्रेट एजेंट है। सो वो स्माइल करते हुए कहता है कि दैट मस्ट बी द पुलिस, एज इफ कि वो मैक्स को डराना चाहता है। आगे ऑसिबल कहता है कि मुझे लगा कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए। एंड सो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि वे एक बार आकर चेक कर ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं। एंड सो इट मस्ट बी द पुलिस। तभी नॉकिंग रिपीट होती है एंड ऑसिबल की बात सुनकर मैक्स तो घबरा जाता है। ऑसिबल मैक्स को पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वे लोग दरवाजा तोड़कर भी अंदर तो आ ही जाएंगे। वैसे भी दरवाजा अनलॉक्ड है एंड अंदर आकर अगर वो देखेंगे कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर में खड़ा है एंड वो भी बंदूक के साथ, तो वे तुम्हें शूट करने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, हेसिटेट नहीं करेंगे। ऑसिबल की बातें सुनकर मैक्स घबरा जाता है। वो फटाफट विंडो की तरफ जाता है। वो अपनी एक टांग खिड़की की दूसरी तरफ कर देता है ताकि जरूरत पड़े तो वो बैल्कनी में जाकर वहां से भाग सके। एंड साथ ही साथ ऑसिबल को वार्न करते हुए कहता है कि इन्हें यहाँ से वापस भगा देना। मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ, उन्हें यहाँ से भगा दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। दरवाजे पर अब जोर जोर से नॉक हो रहा था एंड बाहर जो भी था वो ऑसिबल को आवाज दे रहा था। अब जैसे ही दरवाजे पर फिर से नॉक करने की आवाज आई तो मैक्स खिड़की से बाहर जाने के लिए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए रेडी हो गया। दूसरे हाथ से उसने विंडो की फ्रेम को पकड़े रखा ताकि अगर खतरा दिखाई दे तो वो आसानी से खिड़की के बाहर जंप करके वहां से भाग सके।
अब उसने अपना दूसरा पैर भी खिड़की के दूसरी तरफ रख दिया। नौ जैसे ही डोर की नॉब टर्न हुई, मैक्स ने खिड़की के बाहर बैल्कनी में छलांग लगा दी एंड छलांग लगाने के साथ ही एक बार चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां पर एक वेटर अपने हाथ में एक ट्रे, एक बॉटल एंड 2 ग्लास लेकर खड़ा था। वेटर ने रूम में आते हुए कहा कि हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड। ऐसा कहकर ट्रे को टेबल पर रखकर बड़े ही स्किलफुल वे में उस बॉटल का ढक्कन खोलकर ही लेफ्ट द रूम। वेटर के जाने के बाद फाउलर तो एकदम कंफ्यूज्ड है। उसका चेहरा एकदम फिक्का पड़ जाता है। वो एकदम हैरान हो जाता है कि ऑसिबल ने तो कहा था कि दरवाजे पर तो पुलिस है। तो इस पर ऑसिबल एक लंबी सांस भरकर कहता है कि कोई पुलिस नहीं थी। इट वॉज ओनली हेनरी द वेटर, जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो फाउलर बड़े ही कंफ्यूज्ड वे में कहता है कि पर वो आदमी जो बालकनी में है वो। तभी ऑसिबल उसे इंटरप्ट करके कहता है कि वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी, देयर इज नो balcony attached to his window. Actually, Osable cooked up the entire story about the balcony in order to convince Max to believe him. अब मैक्स ने ऑसिबल पर ब्लाइंडली विश्वास करके उस खिड़की में से नीचे बैल्कनी है करके जंप किया एंड ऑसिबल was staying on the 6th floor of the hotel and so इतने ऊपर से छलांग लगाने के बाद शायद वो मर ही गया होगा। With this we have come to an end of this topic. For more videos, like, share and subscribe my channel Ignited Minds.